Hello students, welcome to the Spandan Academy. Class 8th, subject Science. Today we are reading chapter 3, Synthetic Fibers and Plastics. Means संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक. The clothes which we wear are made of fabrics. पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से बने होते हैं. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं. Can you name some natural fibers? क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है. आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic or man-made fibers. दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं. What are synthetic fibers? संश्लेषित रेशे क्या हैं? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को याद करने का प्रयास कीजिए, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है. 3.1 ए में पिक्चर के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए. Is there any similarity between the two? क्या दोनों में कोई समानता है? देखिए, ये जो डायग्राम दिखाए गए हैं, इस ए डायग्राम में ये मोतियों की माला दिखाई गई है. बी डायग्राम में कागज की क्लिपों को जोड़कर लंबी चेन बनाई गई है. क्या ये दोनों समान हैं? इनमें कोई समानता है? A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है. Each small unit is actually a chemical substance. प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है. इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक, जिसे हम अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं, कहलाती है. पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बना है. पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई है. सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है. Polymers occur in nature also. Cotton, for example, is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose units. बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है. सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. संश्लेषित रेशों के प्रकार. You have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. आपने कक्षा 6 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है. रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है. इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया. रेशम रेशे से प्राप्त
कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठलुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। जैसे हमें इस फिगर में दिखाया गया है, इसमें एक कालीन है और रेयॉन से बनी ये चादर भी इसमें दिखाई गई है। रेयॉन निर्मित वस्तुएं इसमें हमें दिखाई गई हैं। देखिए, हम संश्लेषित रेशों के प्रकार पढ़ रहे हैं। रेयॉन ये फर्स्ट टाइप था। सेकंड है नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट using any natural raw material from plant or animal. इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। We use many articles made from nylon, such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, शयन थैला, पर्दे आदि। जैसा कि हम इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं, इसमें सॉक्स दिखाए गए हैं, रस्सी है, टूथब्रश भी है और पर्दा भी इसमें दिखाया गया है। इस नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं। नायलॉन is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. नायलॉन का उपयोग पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। मीन्स नायलॉन का तार यदि हम बनाएं और स्टील का तार बनाएं तो दोनों में नायलॉन का तार अधिक मजबूत होता है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, यूज ऑफ नायलॉन फाइबर्स, नायलॉन रेशों के उपयोग। इसमें
ये पैरासूट में किया गया है इसका उपयोग। एंड राइट साइड रॉक क्लाइंबिंग के लिए रस्सी बनाने में किया गया है। जैसे ये एक पर्सन रस्सी पकड़कर रॉक पर चढ़ रहा है, तो इसमें भी हम नायलॉन रेसे का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नायलॉन रेसे बहुत मजबूत होते हैं। सी पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है। सो इट इज़ क्वाइट सुइटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। माई मदर ऑलवेज buys PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. मेरी माँ जल के लिए सदैव PET बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए PET जार खरीदती हैं। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह PET है क्या। PET is a very familiar form of polyester. PET, PET, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। पॉलिएस्टर, poly plus ester, is actually made up of the repeating units of a chemical called an ester. पॉलिएस्टर, poly plus ester वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है।
If the clothes catch fire, it can be disastrous. यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। Oh, now I understand why my mother never wears polyester clothes while working in the kitchen. Oh, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। Now we are reading characteristics of synthetic fibers. संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? कल्पना कीजिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? Synthetic fibers possesses unique characteristics which make them popular dress materials. संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक हैं। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं। वे सूखने में भी कम समय लेते हैं। संश्लेषित रेशों के बाद अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक्स। You must be familiar with many plastic articles used every day. आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह त्रियकबद्ध या क्रॉसबद्ध होती है। Plastic articles are available in all possible shapes and size as you can see in figure 3.7. प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसा कि हम इन डायग्राम में देख सकते हैं। ये चेयर है, बाल्टी, और ये ग्लास, और ये खिलौने वाली बाइक। ऐसे कई प्रकार के आकारों में प्लास्टिक उपलब्ध होती है। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? The fact is that plastic is easily moldable. In a sense, can be shaped in any form. देखिए, तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे रंगा और पिघलाया भी जा सकता है, इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है, अथवा इसकी तारें भी बनाई जा सकती हैं। That is why it finds such a variety of uses. इसलिए इनके विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। पॉलीथीन, poly plus ethene, is an example of plastic. It is used for making commonly used polythene bags. पॉलीथीन, poly plus ethene, प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है।
Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। On the other hand, there are some plastics which when molded once can not be softened by heating. These are called thermosetting plastics. दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे कि बेकिलाइट और मेलामाइन। बेकिलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। Fig 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastics. देखिए, इन डायग्राम्स में हमें थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बने हुए सामान दिखाए गए हैं। जैसे कि ये स्विच बना है, प्लेट है, एक और प्लेट है और ये एक और भी चौकोर कुछ सामान दिया गया है। ये नीचे भी एक डिब्बा दिया गया है। ये सभी थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक के सामान हैं। जो ऊपर में दिए गए हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की आर्टिकल्स हैं। जो नीचे डिब्बा और ये वायर दिया गया है ये थर्मोप्लास्टिक का आर्टिकल्स हैं। प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री जैसे जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts too. धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें तो उपयोग की यह सूची असीमित है, अर्थात प्लास्टिक के कई उपयोग हैं। Now let us discuss the characteristic properties of plastics. अब हम प्लास्टिक के गुणों की विवेचना करते हैं। ए, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, मीन्स प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता। That is why they are used to store various kinds of material, including many chemicals. इसलिए उनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु भी किया जाता है। B. Plastic is light, strong and durable. प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है।
देखिए, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउसहोल्ड आर्टिकल्स। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। सी, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स मीन्स प्लास्टिक कुचालक हैं। यू हैव लर्नड above that plastics are poor conductors of heat and electricity। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है, जैसे दवा की गोलियों, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्रों में। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। Although synthetic fiber catches fire easily, it is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant। अग्निसह प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। तो इस प्रकार प्लास्टिक का यूज फायर प्रूफ प्लास्टिक्स के रूप में भी किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और पर्यावरण। देखिए, जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक या पॉलीथीन थैली में लपेटी हुई वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि a material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable। क्योंकि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। A material which is not easily decomposed by natural processes is termed as non-biodegradable। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ये नीचे की साइड एक टेबल दी हुई है, इसमें अपशिष्टों के प्रकार दिए गए हैं और उन्हें अपसरित होने में अर्थात नष्ट होने में लगने वाला समय दिया गया है। एंड लास्ट वाले कॉलम में पदार्थ की प्रकृति दी गई है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। फर्स्ट है पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एट्सेट्रा। सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि, इन सबको अपसरित अर्थात नष्ट होने में कितना समय लगता है?
1 से 2 सप्ताह लगते हैं, 1 to 2 weeks। इनकी प्रकृति कैसी होती है? मीन्स नेचर ऑफ मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण, मीन्स ये जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं। सेकंड, पेपर। पेपर मीन्स कागज, ये 10 to 30 डेज में अपसरित हो जाते हैं। ये भी बायोडिग्रेडेबल हैं, अर्थात जैव निम्नीकरण ये हैं, जीवाणुओं द्वारा अपघटनीय हैं। कॉटन क्लॉथ मीन्स सूती कपड़ा, ये 2 to 5 मंथ्स मीन्स 2 से 5 महीनों में अपसरित होते हैं। ये भी बायोडिग्रेडेबल हैं, अर्थात जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट इज वुड मीन्स लकड़ी, ये 10 to 15 ईयर्स मीन्स 10 से 15 वर्ष में अपघटित होती है। ये भी जैव निम्नीकरण है, मीन्स ये जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाती है, समय 10 से 15 वर्ष लगता है। वूलन क्लोथ्स, ऊनी वस्त्र, अबाउट अ ईयर, इन्हें अपसरित होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। ये भी बायोडिग्रेडेबल हैं, अर्थात जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल केन्स, टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, अर्थात जैव अनिम्नीकरणीय हैं। इन्हें अपघटित होने में 100 से 500 वर्ष मीन्स ये नष्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। 100 से 500 वर्ष बहुत लंबा समय होता है ये। नेक्स्ट इज प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक थैलियाँ, सेवरल ईयर्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक की थैलियाँ जो होती हैं वह जैव अनिम्नीकरणीय होती हैं और इन्हें नष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। Avoid the use of plastics as far as possible। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग अलग निस्तारण कीजिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल द प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। दिस लिमिट्स इट्स यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R का सिद्धांत याद रखिए। क्या है ये 5R सिद्धांत? रिड्यूस, reuse, recycle, recover and refuse। Develop habits which are environment friendly। Reduce means उपयोग कम करिए। Reuse means पुनः उपयोग कीजिए। Recycle means पुनः चक्रित कीजिए। Recover means पुनः प्राप्त कीजिए और उपयोग ना करना मीन्स रिफ्यूज कीजिए। इस प्रकार की आदतें विकसित कीजिए जो पर्यावरण हितैषी हों, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके। हैव यू एवर सीन
a garbage dump where animals, especially cows, are eating garbage? क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहाँ पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हों? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल जाते हैं। कैन यू इमेजिन द कंसिक्वेंसेस? क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंटरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। The polybags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains. लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। Should we not think twice before doing so? क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastic? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहें? फाइबर बाइज रेशा विवेक। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। Try to minimize the use of plastic materials. For example, use a steel lunch box instead of a plastic one. In this way, we have learned in this chapter about synthetic fibers and plastics. Thank you.